दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। मैंने आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान बताए थे। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यह भारत के लिए निर्मित किया गया सबसे पहला कानून था। तो स्वाभाविक सी बात थी कि इस पहले कानून में कुछ न कुछ खामियां रही होगी, तो इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए सर विलियम पिट के द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 1786 का एक्ट और फिर हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ खामियां थी। इसको दूर करने के लिए 1784 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट सर विलियम पिट के नाम पर लाया गया था, इसलिए इस एक्ट का नाम भी पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो देखिए इस पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। तो जो सबसे पहला प्रमुख प्रावधान इस एक्ट का माना जाता है, उसके तहत गवर्नर जनरल के जो सदस्यों की संख्या थी, गवर्नर जनरल के जो सदस्यों की संख्या थी, उस सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, उनको घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही साथ इस गवर्नर जनरल की परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति या देसी रियासतों के आदि के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई। इस परिषद को युद्ध, संधि, रेवेन्यू, राजस्व, सैन्य शक्ति और देसी रियासतों के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई। देसी रियासतों के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यही याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इस गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। साथ ही साथ में इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति या देसी रियासतों के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई। सेकंड पॉइंट या सेकंड इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो प्रमुख प्रावधान था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय अधिकृत प्रदेश थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रदेशों को जीता हुआ था, उस प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय प्रदेश थे, इन भारतीय प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश बना दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत कर लिया गया। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश थे, इन्हें पहली बार किस एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकृत किया गया था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। साथ में आप लोगों को तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल को देसी राज्यों से युद्ध, संधि कुछ भी करना पड़ती थी तो उसके पहले उसे कंपनी के संचालक मंडल से स्वीकृति लेना पड़ती थी। गवर्नर जनरल को जब भी देसी राज्य रजवाड़ों से या देसी राज्यों से यदि किसी भी प्रकार की संधि करना हो या फिर उन्हें देसी राज्यों के साथ युद्ध करना हो, तो गवर्नर जनरल को कंपनी के संचालक मंडल से स्वीकृति लेना पड़ती थी। कंपनी का जो संचालक मंडल हुआ करता था, जो कंपनी को चलाता था, तो कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा क्या करनी पड़ती थी, गवर्नर जनरल को स्वीकृति लेनी पड़ती थी। तभी जाके वे देसी राज्यों से या तो युद्ध कर सकता था या तो संधि कर सकता था। खास बात इस एक्ट की आप लोगों को याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अपना प्रभुत्व बढ़ा रही थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और सख्त करते हुए
एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। साथ ही साथ में इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, इन कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा लिया गया था, यानी कि जो गिफ्ट थे, गिफ्ट अब ये किसी भी राज्य रजवाड़ों से नहीं ले सकते थे। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है, जिनमें गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या जो थी परिषद की वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, और इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति और देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई थी। साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय प्रदेश थे उन्हें पहली बार ब्रिटिश अधिकृत किया गया था, और गवर्नर जनरल को यदि देशी राज्यों के साथ यदि युद्ध करना हो, संधि करना हो, तो उसके पूर्व कंपनी के संचालक मंडल से उसे स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और सख्त करते हुए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 2 छोटे से एक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, एक एक्ट है 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। देखिए 1786 के एक्ट में प्रमुख प्रावधान क्या थे? 1786 के एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे, उन प्रमुख प्रावधानों में गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, इस गवर्नर जनरल को किसी भी विशेष परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया था। क्या था ये 1786 का एक्ट? तो देखिए 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को किसी भी विशेष परिस्थिति में, है ना, विशेष परिस्थिति क्या क्या हो सकती है? तो जैसे बाढ़ आ सकती है, किसी भी प्रकार की आपदा आ सकती है, आपातकाल जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इन विशेष परिस्थितियों में जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, इस परिषद के जो भी निर्णय होते थे, उन निर्णयों को लागू करने का जो अधिकार था वो किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। और साथ ही साथ में इस गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी, मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। तो ये जो 2 पॉइंट है आप लोगों को 1786 के एक्ट के तहत याद रखने की, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1793 का चार्टर, 1793 का चार्टर। देखिए 1793 का चार्टर जो था, ये कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए पारित किया गया था। और यहीं से आप लोग चार्टर श्रृंखला देखेंगे, उस चार्टर श्रृंखला में हम 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, इन प्रमुख चार्टर एक्ट की बात करेंगे, जिनमें ये 1813, 33 और 1853 ये महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट रहेंगे। तो 1793 से चार्टर श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। तो इस 1793 के चार्टर एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे, उन प्रमुख प्रावधानों में सबसे पहला प्रमुख प्रावधान ये था कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, इन व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? आगे बढ़ा दिया गया। जैसा आप लोग देख रहे हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बाद हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, यानी कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी उस व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव निश्चित कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल
और ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद में जो भी सदस्य रहेंगे या जो भी गवर्नर जनरल रहेगा, इसको यदि गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की परिषद का यदि सदस्य बनना है तो उसे कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव निश्चित कर दिया गया था, तभी वह गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बन सकता था। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत आप लोगों को ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, साथ ही साथ गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव निश्चित कर दिया गया। साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रक मंडल हुआ करता था, इस नियंत्रक मंडल के जो भी सदस्य होते थे, उन सदस्यों का जो वेतन था, यह वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ था। भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ था। नियंत्रक मंडल में जो भी सदस्य हुआ करते थे, इन सदस्यों का जो वेतन था, ये अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ था। तो ये 3 एक्ट आप लोगों को याद रखना है। पहला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा 1786 का एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 और 1853 इसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वाला यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देख लीजिए, क्योंकि तभी आप लोगों को हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की जो पीढ़ी थी, सीढ़ियां थी, वह समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। चलिए, जय हिंद।